नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे छोटे से YouTube चैनल पर। जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो क्लास शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट करके अपनी मौजूदगी ज़रूर बताएं। हाँ, और इस क्लास की पूरी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल फ्री रेलवे नोट्स जरूर ज्वाइन करें। जिसका लिंक आपको चैनल के या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने जा रहे हैं रेलवे ALP CBT 2 परीक्षा के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक मेगा क्विज मैराथन। इसमें पूरे 56 सवाल हैं और ये सभी सवाल पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। बिल्कुल वही सवाल, वही ऑप्शन। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मैं सवाल पूछूंगी और आप जवाब और एक्सप्लेनेशन देंगे। बिल्कुल तैयार हूँ। The following tool is used to draw clear and sharp lines. मतलब साफ और तीखी रेखाएं खींचने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस हैं A. स्क्राइबर, B. स्टील रूल, C. ट्राई स्क्वायर, D. स्ट्रेट एज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, स्क्राइबर। स्क्राइबर एक नुकीला मतलब पॉइंटेड टूल होता है। इसे खासकर मेटल या दूसरी हार्ड सरफेसेस पर मार्किंग या लाइन खींचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ताकि लाइनें एकदम साफ और सटीक बने। अच्छा, चलिए अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 2। वन एंगल ऑफ अ सेट स्क्वायर इज, मतलब एक सेट स्क्वायर का एक कोण हमेशा क्या होता है? ऑप्शंस हैं A. न्यून कोण अक्यूट एंगल, B. सम कोण राइट एंगल, C. अधिक कोण ऑब्ट्यूज एंगल, D. प्रतिवर्ती कोण रिफ्लेक्स एंगल। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, समकोण। जी, एक्सप्लेनेशन। कोई भी सेट स्क्वायर हो, चाहे वो 45 डिग्री वाला हो या 30-60 वाला, उसमें एक एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता ही है, जिसे हम समकोण या राइट एंगल कहते हैं। बिल्कुल। अब प्रश्न संख्या 3, क्वेश्चन नंबर 3। द साइज ऑफ द डिवाइडर्स इज, यानी डिवाइडरों का आकार कितना होता है? और ऑप्शंस हैं A. 10 मिलीमीटर से 50 मिलीमीटर, B. 25 मिलीमीटर से 100 मिलीमीटर, C. 50 मिलीमीटर से 200 मिलीमीटर, D. 75 मिलीमीटर से 250 मिलीमीटर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 50 मिलीमीटर से 200 मिलीमीटर। एक्सप्लेनेशन। जो नॉर्मल इंजीनियरिंग वर्क होते हैं, उनमें इस्तेमाल होने वाले डिवाइडर का साइज आमतौर पर 50 मिलीमीटर से 200 मिलीमीटर के बीच ही होता है। ठीक है, अगला सवाल। प्रश्न संख्या 4, क्वेश्चन नंबर 4। Which of the following is a direct angular measuring instrument calibrated from 0 degree to 180 degree? मतलब 0 डिग्री से 180 डिग्री तक अंशांकन वाला प्रत्यक्ष कोणीय मापक यंत्र कौन सा है? ऑप्शंस A. बेवल गेज, B. कॉम्बिनेशन सेट, C. एंगल गेज। प्रोट्रैक्टर। एक्सप्लेनेशन। बेवल प्रोट्रैक्टर एंगल्स को मेजर करने का एक प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है। इस पर 0 से 180 डिग्री तक की मार्किंग होती है, जिससे हम सीधे सीधे एंगल नाप सकते हैं। बहुत बढ़िया। प्रश्न संख्या 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द ड्राइंग शीट, मतलब ड्राइंग शीट को सहारा देने के लिए किसका उपयोग होता है? ये तो आसान है। ऑप्शंस A. ड्राइंग बोर्ड, B. टी स्क्वायर, C. मिनी ड्राफ्टर, D. क्लिप्स। जी, ये काफी बेसिक सवाल है। सही जवाब है ऑप्शन ए, ड्राइंग बोर्ड। एक्सप्लेनेशन। ड्राइंग बोर्ड एक फ्लैट सरफेस, एक समतल सतह देता है, जिस पर हम ड्राइंग शीट को रखकर आसानी से काम कर सकते हैं। ये बेस है हमारी ड्राइंग का। बिल्कुल। अब प्रश्न संख्या 6, क्वेश्चन नंबर 6। What is the purpose of the intersecting arcs in drawing a perpendicular from a point? मतलब जब एक बिंदु से लंब खींचते हैं तो प्रतिच्छेदित चापों यानी इंटरसेक्टिंग आर्क्स का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शंस A. परिशुद्धता प्राप्त करना टू अचीव प्रिसिजन, B. गति प्राप्त करना टू अचीव स्पीड, C. एक वृत्त बनाना टू फॉर्म अ सर्कल, D. एक चाप बनाना टू फॉर्म एन आर्क। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, परिशुद्धता प्राप्त करना टू अचीव प्रिसिजन। एक्सप्लेनेशन ये है कि जब हम इंटरसेक्टिंग आर्क्स बनाते हैं तो हमें एक बहुत ही एग्जैक्ट कटान बिंदु मिलता है। इससे जो परपेंडिकुलर लाइन बनती है वो बहुत प्रिसाइज, मतलब एकदम सटीक होती है। सही है, प्रिसिजन ही तो सब कुछ है इंजीनियरिंग में। जी बिल्कुल। चलिए 7वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 7।
Which is the correct size of D1 drawing board in mm? D1 ड्राइंग बोर्ड का सही आकार मिलीमीटर में क्या है? ऑप्शंस है A 1000 गुणे 700 गुणे 25, B 700 गुणे 500 गुणे 15, C 1500 गुणे 1000 गुणे 25, D 500 गुणे 350 गुणे 15। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1000 गुणे 700 गुणे 25। हाँ, इसका एक्सप्लेनेशन IS स्टैंडर्ड्स पर बेस्ड है। IS 1444-1989 के अनुसार D1 साइज के ड्राइंग बोर्ड का स्टैंडर्ड साइज 1000 mm लंबा, 700 mm चौड़ा और 25 mm मोटा होता है। अच्छा, 7 सवाल हो गए हैं तो एक मजेदार कमेंट ब्रेक तो बनता है। जी जरूर। एक दर्शक ने भोजपुरी में लिखा है, गुरुजी यहाँ इंजीनियरिंग ड्राइंग चलत बा और हमार तो किस्मत के ड्राइंग टेढ़ा बनल बा। बहुत बढ़िया। किस्मत की लाइन तो मेहनत से सीधी हो ही जाती है। बिल्कुल। चलिए 8वें सवाल पर वापस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, Why are pins and clips used? यानी पिन और क्लिप का उपयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शंस A टी स्क्वायर को सहारा देने के लिए, B ड्राइंग बोर्ड को सहारा देने के लिए, C सेट स्क्वायर को सहारा देने के लिए, D ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड पर मजबूती से बांधने के लिए ताकि वो हिले नहीं। ये भी एक बेसिक लेकिन जरूरी सवाल है। सही जवाब है ऑप्शन डी। एक्सप्लेनेशन, ड्राइंग बनाते समय शीट जरा भी नहीं हिलनी चाहिए, इसीलिए पिन्स या क्लिप्स का यूज करके ड्राइंग शीट को बोर्ड पर फिक्स कर दिया जाता है ताकि वो स्टेबल रहे। सही। प्रश्न संख्या 9, क्वेश्चन नंबर 9, Which of the following is represented by chain thin line? चेन थिन लाइन द्वारा किसे दर्शाया जाता है? ऑप्शंस A छिपे हुए किनारे, हिडन एजेस, B बाहरी किनारे, आउटर एजेस, C केंद्र रेखाएं, सेंटर लाइंस, D लीडर रेखाएं, लीडर लाइंस। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी केंद्र रेखाएं, सेंटर लाइंस। एक्सप्लेनेशन, BIS SP 46 2003 के अनुसार चेन थिन लाइन मतलब एक लंबी डैश फिर एक छोटी डैश, इसका इस्तेमाल किसी ऑब्जेक्ट की सेंटर लाइन या लाइन ऑफ सिमेट्री दिखाने के लिए किया जाता है। ठीक है। अब 10वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 10, नॉन फंक्शनल डायमेंशंस आर। अकार्यकारी विमाएं यानी नॉन फंक्शनल डायमेंशंस क्या होती हैं? ऑप्शंस है A स्थान के लिए आवश्यक, B घटक के कार्य के लिए आवश्यक, C स्थान या घटक के कार्य के लिए अनावश्यक, D स्थान या घटक के कार्य के लिए आवश्यक नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी स्थान या घटक के कार्य के लिए आवश्यक नहीं। एक्सप्लेनेशन, ये वो डायमेंशंस होती हैं जो किसी पार्ट के फंक्शनिंग के लिए मतलब उसके काम करने के लिए जरूरी नहीं होती। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन या रेफरेंस के लिए दी जाती हैं। अच्छा, 10 सवाल हो गए हैं। जी तो दोस्तों, अगर आपको ये क्विज मैराथन पसंद आ रहा है तो 1 सेकंड निकालकर वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दें ताकि कोई भी क्लास मिस ना हो। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11, क्वेश्चन नंबर 11, Pencils used for drawing are rated according to the hardness or softness of the। ड्राइंग के लिए उपयोग की जाने वाली पेंसिलों को किसके हार्डनेस या सॉफ्टनेस के अनुसार रेट किया जाता है? ऑप्शंस A लकड़ी, वुड, B लेड, लीड, C रबर, D इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लेड। एक्सप्लेनेशन, पेंसिल की ग्रेडिंग उसकी लेड की हार्डनेस पर डिपेंड करती है, जैसे H ग्रेड हार्ड लेड के लिए और B ग्रेड सॉफ्ट लेड के लिए होता है। सही है। क्वेश्चन नंबर 12, द ब्लेड लेंथ ऑफ T1 टी स्क्वायर यूज्ड फॉर D1 ड्राइंग बोर्ड इज। D1 ड्राइंग बोर्ड के लिए उपयोग किए जाने वाले T1 टी स्क्वायर की ब्लेड की लंबाई कितनी होती है? ऑप्शंस A 500 mm, B 700 mm, C 1000 mm, D 1500 mm। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1000 mm। एक्सप्लेनेशन, टी स्क्वायर का साइज हमेशा ड्राइंग बोर्ड के साइज से मैच करता है। डी बोर्ड जिसकी लंबाई 1000 mm होती है, उसके लिए T1 टी स्क्वायर इस्तेमाल होता है जिसकी ब्लेड की लंबाई भी 1000 mm होती है। अच्छा, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जी हाँ। प्रश्न 13,
Question number 13. Which is the best instrument to draw a curved line accurately? सटीकता से वक्र रेखा खींचने के लिए सबसे अच्छा उपकरण कौन सा है? Options: A. French curve, B. template, C. compass, D. protractor. इसमें कीवर्ड एक्यूरेटली है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कंपास। एक्सप्लेनेशन: जब आपको एक फिक्स्ड रेडियस का परफेक्ट सर्कल या आर्क बनाना हो तो कंपास से ज्यादा एक्यूरेट कुछ नहीं है। फ्रेंच कर्व इर्रेगुलर कर्व्स के लिए होता है। समझ गए। अब प्रश्न 14। ये एक मैच द फॉलोइंग है। क्वेश्चन नंबर 14। मैच द फॉलोइंग रिगार्डिंग ट्रिम्ड साइज ऑफ द शीट्स। आपको लिस्ट ए में दिए गए शीट डेजिग्नेशन को लिस्ट बी में दिए गए साइज मिलीमीटर्स में मिलाना है। लिस्ट ए में है A, A0, B, A1, C, A2, D, A3 और लिस्ट B में है P 297 into 420, Q 420 into 594, R 594 into 841, S 841 into 1189. A0 सबसे बड़ा होता है, 841 into 1189, तो A का S होगा। A1 उसका आधा, 594 into 841, तो B का R होगा। A2 उसका आधा, 420 into 594, तो C का Q। और A3 का P, तो AS, BR, CQ, DP। ये है ऑप्शन बी में। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही जवाब है। एक्सप्लेनेशन: ये स्टैंडर्ड ISO A सीरीज शीट साइजेस हैं। हर अगला साइज पिछले वाले का आधा होता है। बिल्कुल। अब 14 सवाल हो गए, तो एक और मजेदार कमेंट देखते हैं इस बार क्या है। एक दर्शक ने हरियाणवी में लिखा है, मास्टर जी न्यू बताइयो, यो T² तो ठीक से, पर मारे घर क्या का L² लताड़ स्क्वायर कदे ठीक होवेगा। ये तो बहुत ही बढ़िया था। 6 सवाल 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। विच ग्रेड ऑफ पेंसिल इज द हार्डेस्ट? कौन से ग्रेड की पेंसिल सबसे कठोर होती है? जी। ऑप्शंस: A 9H, B 8H, C 7B, D 6B। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 9H। एक्सप्लेनेशन: H का मतलब हार्ड होता है। नंबर जितना बड़ा होगा पेंसिल उतनी ही हार्ड होगी, तो 9H सबसे हार्ड है। B का मतलब ब्लैकनेस या सॉफ्टनेस होता है। सही। प्रश्न 16। क्वेश्चन नंबर 16। द साइज ऑफ द लेटर्स एंड नंबर्स आर डेजिग्नेटेड बाय देयर। अक्षरों और संख्याओं का आकार उनकी किससे निर्धारित होता है? ऑप्शंस: A ऊंचाई हाइट, B चौड़ाई विड्थ, C मोटाई थिकनेस, D इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए, ऊंचाई हाइट। एक्सप्लेनेशन: लेटरिंग में कैरेक्टर का नॉमिनल साइज हमेशा उसकी हाइट से ही बताया जाता है। ठीक है। प्रश्न 17। क्वेश्चन नंबर 17। Which of the following is an incorrect statement about T²? T² के बारे में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शंस: A इसका उपयोग क्षैतिज रेखाएं खींचने के लिए किया जाता है, B इसका उपयोग सेट स्क्वायर को सहारा देने के लिए किया जाता है, C इसका उपयोग कागज को काटने के लिए किया जाता है, D इसका स्टॉक और ब्लेड एक दूसरे के समकोण पर होते हैं। इसमें गलत कथन पूछा है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी। एक्सप्लेनेशन: T² एक ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है, कटिंग टूल नहीं। आप इसका इस्तेमाल पेपर कटिंग के लिए नहीं कर सकते, इससे उसकी एज खराब हो जाएगी। बाकी तीनों स्टेटमेंट सही हैं। बिल्कुल। प्रश्न 18। क्वेश्चन नंबर 18। डैश्ड थिन लाइंस आर यूज्ड फॉर व्हाट पर्पस इन द ड्राइंग? ड्राइंग में डैश वाली पतली रेखाओं का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? ऑप्शंस: A केंद्र रेखाएं सेंटर लाइंस, B छिपे हुए किनारे हिडन एजेस, C लंबे विराम रेखाएं लॉन्ग ब्रेक लाइंस, D बाहरी रेखाएं आउटलाइंस। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, छिपे हुए किनारे हिडन एजेस। एक्सप्लेनेशन: जब किसी ऑब्जेक्ट के कुछ हिस्से सामने से देखने पर छिपे होते हैं तो उन्हें दिखाने के लिए डैश्ड लाइंस का इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें हिडन लाइंस भी कहते हैं। अगला सवाल 19। क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट इज सिंगल स्ट्रोक लेटरिंग? सिंगल स्ट्रोक लेटरिंग क्या है? ऑप्शंस: A
एक ही स्ट्रोक में लिखे गए अक्षर, बी 2 स्ट्रोक में लिखे गए अक्षर, सी अक्षर की मोटाई पेंसिल के लेड की मोटाई के बराबर होती है, डी अक्षर की मोटाई पेंसिल के लेड की मोटाई से दुगनी होती है। इसका सबसे सटीक जवाब है ऑप्शन सी। एक्सप्लेनेशन। सिंगल स्ट्रोक का मतलब ये नहीं कि पूरा अक्षर बिना पेंसिल उठाए बनाना है। इसका मतलब है कि लेटर के लाइन की थिकनेस पेंसिल के एक ही स्ट्रोक से मिलती है। उसे मोटा करने के लिए बार बार नहीं चलाना पड़ता। अच्छा, ये कॉमन कंफ्यूजन है। जी। अब प्रश्न 20 और इसके बाद एक और रिमाइंडर। क्वेश्चन नंबर 20। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नॉन फंक्शनल डायमेंशंस। अकार्यकारी विमाओं के बारे में इन कथनों पर विचार करें। कथन 1, ये किसी घटक के कार्य के लिए आवश्यक नहीं है। कथन 2, इन पर कोई टॉलरेंस नहीं दिया जाता है। ऑप्शंस ए, दोनों कथन सत्य हैं, बी, दोनों कथन असत्य हैं, सी, कथन 1 सत्य है लेकिन 2 असत्य है, डी, कथन 1 असत्य है लेकिन 2 सत्य है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दोनों कथन सत्य हैं। एक्सप्लेनेशन, जैसा हमने पहले डिस्कस किया, ये फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी नहीं होती, और क्योंकि ये क्रिटिकल नहीं होती इसलिए इन पर टॉलरेंस भी नहीं दिया जाता। ये रेफरेंस डायमेंशंस होती हैं। ठीक है, तो 20 सवाल पूरे हो गए। दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे साथ हैं तो इसका मतलब है कि आपको सेशन पसंद आ रहा है। तो जल्दी से लाइक बटन दबा दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो एएलपी की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। चलिए, प्रश्न 21, क्वेश्चन नंबर 21। स्टेटमेंट, अ पिक्टोरियल ड्राइंग represents the object as it appears to the eye. Conclusion, pictorial drawings are drawn using the principles of perspective projection. एक कथन और निष्कर्ष दिया गया है। कथन है, एक सचित्र ड्राइंग वस्तु को वैसा ही दर्शाती है जैसा वह आंख को दिखाई देती है। निष्कर्ष, सचित्र ड्राइंग परिप्रेक्ष्य प्रक्षेपण के सिद्धांतों का उपयोग करके बनाई जाती हैं। आपको बताना है कि निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन का अनुसरण करता है या नहीं। इसका जवाब होगा ऑप्शन बी, निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन का अनुसरण करता है। एक्सप्लेनेशन, पिक्टोरियल ड्राइंग्स जैसे कि पर्सपेक्टिव ड्राइंग ऑब्जेक्ट को 3D में दिखाती हैं जैसा हमारी आंखें देखती हैं, और ये पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन के प्रिंसिपल्स पर ही बेस्ड होती हैं, जहां दूर की चीजें छोटी दिखती हैं। बिल्कुल। अब 21वें सवाल पर एक और कमेंट ब्रेक, इस बार पंजाबी में। एक दर्शक ने लिखा है, सर जी, इन्ने सारे ड्राइंग दे सवाल करके दिमाग दा फ्यूज उड़ गया है, कोई नवे फ्यूज दा साइज दसो। हाँ, नए फ्यूज का साइंस तो सिलेक्शन के बाद ही पता चलेगा। सही बात है। चलिए, प्रश्न 22, क्वेश्चन नंबर 22। Which type of line is used for the outlines of the main drawing? मुख्य ड्राइंग की बाहरी रेखाओं के लिए किस प्रकार की रेखा का उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस ए, सतत मोटी रेखा कंटिन्यूअस थिक लाइन, बी, सतत पतली रेखा कंटिन्यूअस थिन लाइन, सी, डैश वाली मोटी रेखा डैश्ड थिक लाइन, डी, चेन पतली रेखा चेन थिन लाइन। सही जवाब है ऑप्शन ए, सतत मोटी रेखा कंटिन्यूअस थिक लाइन। एक्सप्लेनेशन, ऑब्जेक्ट की जो मेन विजिबल आउटलाइंस होती हैं उन्हें हमेशा कंटिन्यूअस थिक लाइन से बनाया जाता है ताकि वो ड्राइंग में सबसे प्रोमिनेंट दिखें। ठीक है। प्रश्न 23, क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द स्टील रूल इज नॉट करेक्ट? स्टील रूल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शंस ए, यह एक अंकन उपकरण है, इट इज अ मार्किंग इंस्ट्रूमेंट, बी, यह एक मापन उपकरण है, इट इज अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, सी, इसका अल्पतमांक 0.5 मिलीमीटर है, इट्स लीस्ट काउंट इज 0.5 मिलीमीटर, डी, इसका उपयोग 0.2 मिलीमीटर की परिशुद्धता के साथ माप लेने के लिए किया जा सकता है, इट कैन बी यूज्ड टू टेक मेजरमेंट्स विद एन एक्यूरेसी ऑफ 0.2 मिलीमीटर। इसमें भी नॉट करेक्ट पूछा है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी। एक्सप्लेनेशन, स्टील रूल का लीस्ट काउंट मतलब वो सबसे छोटी मेजरमेंट जो हम उससे ले सकते हैं वो 0.5 mm होता है, तो हम उससे 0.2 mm की एक्यूरेसी नहीं पा सकते। बिल्कुल। अगला सवाल 24, क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ द मार्जिन्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ड्राइंग शीट? ड्राइंग शीट के बाईं ओर मार्जिन का मानक आकार क्या है? ऑप्शंस ए, 5 मिलीमीटर, बी,
10 मिलीमीटर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 20 मिलीमीटर। एक्सप्लेनेशन। स्टैंडर्ड प्रैक्टिस के अनुसार लेफ्ट साइड पर ज्यादा मार्जिन छोड़ा जाता है ताकि शीट को फाइल या बाइंड किया जा सके। यह मार्जिन आमतौर पर 20 मिलीमीटर होता है, जबकि बाकी तीनों साइड 10 मिलीमीटर होता है। यह एक जरूरी जानकारी है। जी। प्रश्न 25। Question number 25. A T-square is used to draw which type of lines? T-square का उपयोग किस प्रकार की रेखाएं खींचने के लिए किया जाता है? Options: A. क्षैतिज रेखाएं, horizontal lines. B. ऊर्ध्वाधर रेखाएं, vertical lines. C. झुकी हुई रेखाएं, inclined lines. D. वक्र रेखाएं, curved lines. इसका जवाब है ऑप्शन ए क्षैतिज रेखाएं, हॉरिजॉन्टल लाइंस। एक्सप्लेनेशन। टी स्क्वायर को ड्राइंग बोर्ड के वर्किंग एज पर स्लाइड करके सिर्फ पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइंस ही खींची जा सकती हैं। वर्टिकल लाइंस के लिए सेट स्क्वायर का सहारा लेना पड़ता है। सही। प्रश्न 26. Question number 26. What is the general range of the radius for the rounding of corners? कोनों की गोलाई के लिए त्रिज्या की सामान्य सीमा क्या है? Options: A. 0.5 mm to 1.5 mm. B. 2 mm to 5 mm. C. 3 mm to 6 mm. D. 5 mm to 10 mm. ये थोड़ा याद रखने वाला सवाल है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 3 mm to 6 mm। एक्सप्लेनेशन। इंजीनियरिंग ड्राइंग्स में शार्प कॉर्नर्स को अवॉइड करने के लिए उन्हें राउंड किया जाता है, जिसे फिलेट या राउंड कहते हैं। इसकी रेडियस आमतौर पर 3 से 6 mm के बीच रखी जाती है। ठीक है। प्रश्न 27. Question number 27. Which instrument consists of a stalk and a blade? इस उपकरण में एक स्टॉक और एक ब्लेड होता है। Options: A. T-square. B. protractor. C. compass. D. set square. इसका सही जवाब है ऑप्शन ए टी स्क्वायर। एक्सप्लेनेशन। टी स्क्वायर के दो मेन पार्ट्स होते हैं। एक छोटा मोटा हिस्सा जिसे स्टॉक कहते हैं, जो बोर्ड के एज पर रहता है, और एक लंबा पतला हिस्सा जिसे ब्लेड कहते हैं, जिस पर लाइन खींचते हैं। बिल्कुल। अब प्रश्न 28 और फिर एक और मजेदार कमेंट। क्वेश्चन नंबर 28. Consider the following statements about the title block. टाइटल ब्लॉक के बारे में इन कथनों पर विचार करें। कथन 1, यह ड्राइंग शीट के निचले दाएं कोने में स्थित होता है। कथन 2, इसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। ऑप्शंस हैं: ए. दोनों कथन सत्य हैं। बी. दोनों कथन असत्य हैं। सी. कथन 1 सत्य है लेकिन 2 असत्य है। डी. कथन 1 असत्य है लेकिन 2 सत्य है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 गलत है। एक्सप्लेनेशन। टाइटल ब्लॉक हमेशा बॉटम राइट कॉर्नर में ही होता है, ये सही है, लेकिन उसमें संशोधन हो सकता है। उसके लिए एक रिवीजन टेबल होता है जहां ड्राइंग में किए गए चेंजेस को रिकॉर्ड किया जाता है। अच्छा, तो ये एक लाइव डॉक्यूमेंट है। बिल्कुल। चलिए, 28वें सवाल पर एक कमेंट आया है हिंदी में। सर, रेलवे की तैयारी में इतना डूब गए हैं कि अब तो सपने में भी पटरी सीधी खींचने की प्रैक्टिस करता हूँ। हाँ, ये तो डेडिकेशन की निशानी है। बहुत अच्छा। बिल्कुल। प्रश्न 29 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29. In which type of projection the projectors are parallel to each other and perpendicular to the plane of projection? किस प्रकार के प्रक्षेपण में प्रक्षेपक एक दूसरे के समानांतर और प्रक्षेपण के तल के लंबवत होते हैं? ऑप्शंस: ए. पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन. बी. ऑब्लिक प्रोजेक्शन. सी. ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन. डी. आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन. इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। एक्सप्लेनेशन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में ही व्यूइंग लाइंस प्रोजेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और प्रोजेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पर होती हैं। यही इंजीनियरिंग ड्राइंग का बेस है। ठीक है। अब प्रश्न 30, एक और मैच द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 30. मैच द टाइप ऑफ लाइंस इन लिस्ट ए विद देयर एप्लीकेशन इन लिस्ट बी. लिस्ट ए में है ए. कंटिन्यूअस थिक. बी. कंटिन्यूअस थिन. सी. डैश्ड थिन. डी. चेन थिन. और लिस्ट बी में है 1. डायमेंशन लाइंस. 2. विजिबल आउटलाइंस. 3. सेंटर लाइंस. 4. हिडन आउटलाइंस. ए कंटिन्यूअस थिक होती है विजिबल आउटलाइंस के लिए, तो ए का 2. बी कंटिन्यूअस थिन होती है डायमेंशन लाइंस के लिए, तो बी का 1.
C डैश्ड थिन होती है हिडन आउटलाइंस के लिए, C का 4, और D चेन थिन होती है सेंटर लाइंस के लिए, D का 3। तो ये बनता है A2, B1, C4, D3। ये है ऑप्शन D में। सही जवाब ऑप्शन डी। और इसी के साथ 30 सवाल पूरे हुए। दोस्तों, एक छोटा सा रिमाइंडर फिर से, अगर आप यहाँ तक हमारे साथ हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी मैराथन क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। The part of the T-square that is held against the edge of the drawing board is called T-square का वह भाग जो ड्राइंग बोर्ड के किनारे के सामने रखा जाता है क्या कहलाता है? ऑप्शंस A ब्लेड, B स्टॉक, C एज, D हेड। इसे स्टॉक या हेड दोनों कहते हैं, लेकिन ज्यादातर स्टॉक। तो सही जवाब है ऑप्शन बी स्टॉक। ठीक है। क्वेश्चन 32। अ ड्राफ्टर हेल्प्स इन ड्राइंग। एक ड्राफ्टर क्या खींचने में मदद करता है? ऑप्शंस A समानांतर और लंबवत रेखाएं, B केवल समानांतर रेखाएं, C केवल लंबवत रेखाएं, D केवल वृत्ताकार चाप। सही जवाब है ऑप्शन ए। ड्राफ्टर यानी मिनी ड्राफ्टर से आप पैरेलल, परपेंडिकुलर और इंक्लाइंड तीनों तरह की लाइंस खींच सकते हैं। बिल्कुल। क्वेश्चन 33। अ 45 डिग्री सेट स्क्वायर हैज एंगल्स ऑफ। एक 45 डिग्री सेट स्क्वायर में कौन-कौन से कोण होते हैं? ऑप्शंस A 45, 45, 90, B 30, 60, 90, C 45, 55, 90, D 35, 55, 90। सही जवाब ऑप्शन ए 45, 45, 90। और प्रश्न 34। अ 30, 60 डिग्री सेट स्क्वायर हैज एंगल्स ऑफ। और इसका जवाब है ऑप्शन बी 30, 60, 90। ये दोनों सेट स्क्वायर के स्टैंडर्ड एंगल्स हैं। सही है। अब प्रश्न 35 और फिर एक मजेदार कमेंट। क्वेश्चन नंबर 35। Which of the following is not true for the use of a scriber? स्क्राइबर के उपयोग के लिए क्या सही नहीं है? ऑप्शंस हैं A इसका उपयोग धातु पर रेखाएं खींचने के लिए किया जाता है, B इसका उपयोग पेंसिल के स्थान पर किया जाता है, C ये एक स्थायी निशान बनाता है, D लाइन खींचते समय इसे पेंसिल की तरह उपयोग किया जाता है। इसमें भी नॉट ट्रू पूछा है। सही जवाब है ऑप्शन डी एक्सप्लेनेशन। स्क्राइबर को यूज करते समय उसे थोड़ा झुकाकर एक फर्म प्रेशर के साथ खींचा जाता है, पेंसिल की तरह हल्के हाथ से नहीं। इसे टिल्ट करके पुल करते हैं, पुश नहीं। अच्छा, ये टेक्निक का फर्क है। जी। अब एक कमेंट ब्रेक। एक और भोजपुरी कमेंट आया है। रॉय सर, स्क्राइबर से तो लाइन खिंचाई, बाकी बेरोजगारी के लाइन से कब मुक्ति मिली? ये सवाल तो दिल को छू गया। इसी लाइन को छोटा करने के लिए तो ये सारी मेहनत हो रही है। बिल्कुल सही कहा। चलिए मेहनत जारी रखते हैं। प्रश्न 36। क्वेश्चन 36। टू रिमूव अ लाइन ड्रॉन इन एरर वी यूज। गलती से खींची गई रेखा को हटाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? ऑप्शंस A इरेजर, B सैंड पेपर, C ब्लेड, D थिनर। इसका जवाब तो सब जानते हैं, ऑप्शन ए इरेजर। हाँ। प्रश्न 37। A drawing instrument set usually contains all of the following except। एक ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट सेट में आमतौर पर इनमें से किसके अलावा सब कुछ होता है? ऑप्शंस A कंपस, B डिवाइडर, C प्रोट्रैक्टर, D स्केल। एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में स्केल यानी रूलर नहीं होता, तो जवाब है डी। ठीक है। प्रश्न 38। इन लेटरिंग द रेशियो ऑफ हाइट टू विड्थ फॉर मोस्ट लेटर्स इज। लेटरिंग में अधिकांश अक्षरों के लिए ऊंचाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? ऑप्शंस A 5.3, B 7.4, C 6.5, D 7.5। स्टैंडर्ड रेशियो है 7.4, ऑप्शन बी। कुछ बुक्स में 6.5 या 5.4 भी मिलता है, पर 7.4 ज्यादा एक्सेप्टेड है। प्रश्न 39। The size of a t-square is specified by the length of its t-square का आकार उसकी लंबाई से निर्दिष्ट होता है। ऑप्शंस A स्टॉक, B ब्लेड, C वर्किंग एज, D इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब है ऑप्शन बी ब्लेड। हमने पहले भी डिस्कस किया था। जी।
अब प्रश्न 40 और फिर एक रिमाइंडर। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ अ वर्नियर कैलिपर? वर्नियर कैलिपर की सटीकता क्या है? ऑप्शंस ए 0.02 mm, बी 0.05 mm, सी 0.1 mm, डी 0.5 mm। इसका स्टैंडर्ड लीस्ट काउंट या एक्यूरेसी होती है 0.02 mm, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, 40 सवाल पूरे। दोस्तों, मेहनत जारी है और हमें उम्मीद है कि आप भी पूरे जोश के साथ जुड़े हुए हैं। इस मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। चलिए अगले सवाल पर। प्रश्न 41, क्वेश्चन 41, टाइटल ब्लॉक इज ड्रॉन ऑन दी टाइटल ब्लॉक पर बनाया जाता है। ऑप्शंस ए ड्राइंग शीट के ऊपरी बाएं कोने, बी ड्राइंग शीट के ऊपरी दाएं कोने, सी ड्राइंग शीट के निचले बाएं कोने, डी ड्राइंग शीट के निचले दाएं कोने। ये सवाल फिर से आया अलग तरीके से। जवाब है ऑप्शन डी, ड्राइंग शीट के निचले दाएं कोने। सही। अब प्रश्न 42 और फिर एक मजेदार कमेंट। क्वेश्चन 42, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अ प्रोट्रैक्टर। प्रोट्रैक्टर चांदा के बारे में इन कथनों पर विचार करें। कथन 1, यह दोनों दिशाओं में 0 से 180 डिग्री तक अंकित होता है। कथन 2, यह एक अप्रत्यक्ष कोण मापने वाला उपकरण है। ऑप्शंस ए दोनों सत्य है, बी केवल कथन 1 सत्य है, सी केवल कथन 2 सत्य है, डी दोनों असत्य है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल कथन 1 सत्य है। एक्सप्लेनेशन, पहला स्टेटमेंट सही है, उस पर दोनों तरफ मार्किंग होती है, लेकिन दूसरा गलत है। ये एक डायरेक्ट एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, इनडायरेक्ट नहीं। बिल्कुल। अब एक कमेंट ब्रेक, इस बार फिर से हरियाणवी में। मैडम जी, यो चांदा तो 180 डिग्री बतावे से, मारो दिमाग तो 360 डिग्री घूम गया से सवाल देख के। हाँ, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस से दिमाग वापस 0 डिग्री पर आ जाएगा। उम्मीद तो यही है। चलिए प्रश्न 43, क्वेश्चन 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्राइंग टूल? इनमें से कौन सा एक ड्राइंग टूल नहीं है? ऑप्शंस ए टी स्क्वायर, बी कंपास, सी ड्राइंग बोर्ड, डी इरेजिंग शील्ड। ड्राइंग बोर्ड एक सपोर्ट है, टूल नहीं, तो जवाब है सी। प्रश्न 44, द ट्रिम्ड साइज ऑफ A4 शीट इज। A4 शीट का ट्रिम्ड आकार है। ऑप्शंस ए 210 x 297 mm, बी 297 x 420 mm, सी 148 x 210 mm, डी 420 x 594 mm। ये तो सबको पता होना चाहिए। ऑप्शन ए 210 x 297 mm। प्रश्न 45, टू ड्रॉ और मेजर एंगल्स वी यूज। कोण बनाने या मापने के लिए हम का उपयोग करते हैं। ऑप्शंस ए स्केल, बी सेट स्क्वायर, सी प्रोट्रैक्टर, डी फ्रेंच कर्व। जवाब है ऑप्शन सी, प्रोट्रैक्टर। प्रश्न 46, फ्री हैंड स्केचिंग इज डन विदाउट द यूज ऑफ। फ्री हैंड स्केचिंग के उपयोग के बिना की जाती है। ऑप्शंस ए पेंसिल, बी इरेजर, सी इंस्ट्रूमेंट्स, डी कागज। फ्री हैंड का मतलब ये बिना इंस्ट्रूमेंट्स के, तो जवाब है सी। प्रश्न 47, द लाइन कनेक्टिंग अ डिमेंशन लाइन विद द फीचर इज कॉल्ड। एक विमा रेखा को फीचर से जोड़ने वाली रेखा को कहा जाता है। ऑप्शंस ए लीडर लाइन, बी एक्सटेंशन लाइन, सी आउटलाइन, डी कटिंग प्लेन लाइन। उसे कहते हैं एक्सटेंशन लाइन, ऑप्शन बी। ये ऑब्जेक्ट से निकलकर डिमेंशन लाइन तक जाती है। सही। प्रश्न 48, द स्टैंडर्ड हाइट फॉर कैपिटल लेटर्स इज ऑफन। कैपिटल लेटर्स के लिए मानक ऊंचाई अक्सर होती है। ऑप्शंस ए 2.5 mm, बी 3.5 mm, सी 5 mm, डी 7 mm। ये टेक्स्ट की इंपॉर्टेंस पर डिपेंड करता है, लेकिन 3.5 mm और 5 mm सबसे कॉमन है। दिए गए विकल्पों में से 5 mm एक अच्छा स्टैंडर्ड साइज है। ठीक है, तो मान लेते हैं। अब प्रश्न 49 और फिर एक कमेंट। क्वेश्चन 49, अ प्रोग्राम दैट कंसिडर्स येस एंड येस टू बी डिफरेंट इज कॉल्ड। एक प्रोग्राम जो येस और येस को अलग अलग मानता है उसे कहा जाता है। ऑप्शंस ए केस संवेदी, केस सेंसिटिव, बी केस असंवेदी, केस इनसेंसिटिव, सी यूनिफॉर्म, डी नॉन यूनिफॉर्म। ये कंप्यूटर का सवाल है पर लॉजिक पर है। जवाब है ए केस संवेदी, केस सेंसिटिव। बिल्कुल। अब एक कमेंट ब्रेक।
इस बार पंजाबी में एक सवाल मेरा भी हैगा जे यस ते यस वख-वख ने ਤਾਂ ਪਾਸ ਤੇ ਪਾਸ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ रेलवे एग्जाम ਵਿੱਚ हाँ, नहीं, रेलवे एग्जाम में पास का मतलब पास ही होता है, चाहे कैपिटल में हो या स्मॉल में। चलिए अब प्रश्न 50 क्वेश्चन 50 When is a sensitive measuring instrument necessary? एक संवेदनशील माप उपकरण कब आवश्यक है? ऑप्शंस ए जब त्वरित माप की आवश्यकता हो, बी जब अनुमानित माप पर्याप्त हो, सी जब उच्च सटीकता की आवश्यकता हो, डी जब लागत एक प्रमुख चिंता हो। सही जवाब है ऑप्शन सी, जब उच्च सटीकता यानी हाई एक्यूरेसी की आवश्यकता हो। ठीक है, और 50 सवाल पूरे। दोस्तों, हम मैराथन के आखिरी पड़ाव में हैं। आपका जोश कम नहीं होना चाहिए। अगर आपको हमारी मेहनत दिख रही है तो एक बार कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखें। बिल्कुल। चलिए आखिरी 6 सवाल। प्रश्न 51 Which of the following is used to draw circles with large radii? बड़े त्रिज्या वाले वृत्त खींचने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस ए कंपास, बी डिवाइडर, सी ट्रैमल, डी फ्रेंच कर्व। बड़े सर्कल्स के लिए ट्रैमल या बीम कंपास का यूज होता है, तो जवाब है सी ट्रैमल। प्रश्न 52 The angle which cannot be made with a single set square is वो कोण जो एक अकेले सेट स्क्वायर से नहीं बनाया जा सकता है। ऑप्शंस ए 30 डिग्री, बी 45 डिग्री, सी 60 डिग्री, डी 75 डिग्री। 75 डिग्री बनाने के लिए दोनों सेट स्क्वायर चाहिए, तो जवाब है डी। प्रश्न 53 Inclination of letters as recommended by BIS is BIS द्वारा अनुशंसित अक्षरों का झुकाव है। ऑप्शंस ए 60 डिग्री, बी 65 डिग्री, सी 70 डिग्री, डी 75 डिग्री। इटैलिक लेटरिंग के लिए इंक्लिनेशन वर्टिकल से 75 डिग्री होता है, ऑप्शन डी। प्रश्न 54 Dimension lines should be drawn at least away from the outline. विमार रेखाएं आउटलाइन से कम दूर खींची जानी चाहिए। ऑप्शंस ए 2 mm, बी 4 mm, सी 8 mm, डी 12 mm। स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है 8 से 10 mm, तो यहाँ सही जवाब होगा सी 8 mm। ठीक है। प्रश्न 55 Which pencil lead is best suited for sketching? स्केचिंग के लिए कौन सी पेंसिल लेड सबसे उपयुक्त है? ऑप्शंस ए 2H, बी H, सी HB, डी 4H। स्केचिंग के लिए HB सबसे वर्सेटाइल मानी जाती है, तो जवाब है सी। What is the purpose of drawing arcs to construct a perpendicular line? एक लंब रेखा बनाने के लिए चाप खींचने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शंस ए परिशुद्धता प्रिसिजन प्राप्त करना, बी ड्राइंग को सुंदर बनाना, सी समय बचाना, डी कागज का उपयोग कम करना। ये सवाल पहले भी आ चुका है, बस वर्डिंग अलग है। जवाब वही है, ऑप्शन ए परिशुद्धता प्रिसिजन प्राप्त करना। बिल्कुल। और इसी के साथ हमारे 56 सवालों का मेगा क्विज मैराथन समाप्त होता है। वाह, बहुत बढ़िया। सभी दर्शकों को बधाई जो आखिर तक हमारे साथ बने रहे। ये सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं और पिछली परीक्षाओं से लिए गए हैं, तो इनकी प्रैक्टिस जरूर करें। जी हाँ। और जाने से पहले आपको फिर से याद दिला दूं, इस क्लास की PDF के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल फ्री रेलवे एग्जाम नोट्स ज्वाइन करना न भूलें। और आगे आने वाली ऐसी ही शानदार कक्षाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखें और मेहनत करते रहें। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।